सबसे ज्यादा तेल की कीमतें, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक यूजेस पर गहरा असर हो सकता है। खैर, इस बीच में अब सवाल यह है कि इस अस्थिरता के लिए कौन कौन किसके साथ है। इसराइल और अमेरिका के साथ में जहां एक और मिडिल ईस्ट के देश टिके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका के साथ में आने वालों की, तो अमेरिका के साथ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये देश हैं तो सही, लेकिन ये इस तरह साथ नहीं है कि नाटो कंट्री की फोर्सेस हमला कर रही हो, मोरल अपना सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं जहां तक बात हो ईरान की, तो ईरान के बारे में समझा जा रहा था कि चीन, रूस, सीरिया साथ में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी स्टेटमेंट सकारात्मक रूप से सामने तक नहीं पहुंचा है। कंडोलेंसेज आई हैं कि बड़ा दुख हुआ कि साहब मर गए। जहां सबसे पहले बात पुतिन की, पुतिन इस समय के यानी कि पिछले 2 सालों में सबसे लीस्ट परफॉर्म्ड इंटरनेशनल लीडर बनकर निकले हैं, जिन्होंने अपनी कमी कमाई पूरी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर की इज्जत को अपनी आंखों के सामने, ट्रंप के सामने गिरते हुए देखा है। ये एक ऐसे वॉर में उलझे हुए हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर में, जिससे ये अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे हैं, और इसके चलते इन्होंने अपने सबसे जो क्लोज अलाइज थे उन्हें खोते हुए देखा है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति इनके कारण सत्ता में टिके हुए थे, लेकिन ये यूक्रेन में उलझे हुए थे, अमेरिका ने असद को सत्ता से हटा दिया। मादुरो लंबे समय से वेनेजुएला चला रहे थे, लेकिन इनके पीछे हटते ही वेनेजुएला से उन्हें उठा लिया गया। रही बात अली खमनेई की, सेम हाल उनका भी था, क्योंकि ईरान इस रशिया यूक्रेन युद्ध में लगातार पुतिन का साथ दे रहा था। ईरान ने अपने स्तर पर तमाम वो मदद इनकी की, और विशेष रूप से तब जब अमेरिका पुतिन को टक्कर दे रहा था रशिया यूक्रेन युद्ध में। देखिए, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को तुर्की की तरफ से ड्रोन मिले थे, और जब बायरख्तार ड्रोनों ने पुतिन पर हमला यानी कि रूस पर हमला करना शुरू किया, तो रूस को पीछे हटना पड़ा। आपको याद होगा कि यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर शुरुआती 7 दिन में कब्जा होना शुरू हो गया था, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध में वापसी की जब तुर्की की बायरख्तार ड्रोन जो फ्लीट है वो यूक्रेन पहुंची और उसने हमला किया, तो रूस को वहां से हटना पड़ा और उस क्षेत्र को वापस रिकवर करने में कामयाब हुआ। युद्ध के अंदर बीते 4 साल में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने पूरे डायनामिक्स बदले। रूस उस समय तैयार नहीं था, उस समय उसके पास ड्रोन की तैयारी नहीं थी, वो मिसाइलों को ही सबसे बड़ी चीज समझता था। उस समय पर ईरान इनके साथ आया कि आपको ड्रोन्स चाहिए जो सस्ते हैं, वो एक तरफा हैं, यानी कि शहीद होने की स्थिति में जाएंगे और वहीं जाकर खत्म हो जाएंगे। आप एक काम करिए, हमसे ड्रोन लीजिए। पुतिन को ईरान ने भर भर के अपनी तरफ से ड्रोन भेजे, और इस पूरी सप्लाई में तब जाकर के रूस की वापसी हुई। इस पूरे युद्ध में रूस की वापसी में बहुत बड़ा योगदान ईरान का था, जिसने ड्रोन्स भेज करके यूक्रेन को उसी की भाषा में वो रिप्लाई दिया। इसका पूरा निर्माण का पूरा इस लाइन सेट की गई रूस के अंदर। यूक्रेन जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो रूस में बनने शुरू हुए। ये पूरी की पूरी मित्रता इस तरह से की जा रही थी कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के समर्थन में आकर पुतिन खड़े होंगे। साथियों, ईरान अपना लीडर खो चुका है, सुप्रीम लीडर जा चुके हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया के नाम पर कंडोलेंसेस, और ऐसे में रशिया ईरान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एक बड़ा सवाल बन जाता है। सोचकर देखिए, वर्ष 2025 में ही इन्होंने आपस में डील की थी कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, और ऐसे साथ खड़े रहने में आप सोचकर देखिए कि ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। हाल ही में ताजा इन्होंने आज से 10 दिन पहले ही $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा था। $10 बिलियन से बढ़ाकर $30 बिलियन का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा था, लेकिन इस बीच में पुतिन चुप हो जाते हैं। ऐसा ही हाल इन्होंने पहले भी किया था, बशर अल असद के केस में किया था, जब खबरें बनने लगी कि असद रेजीम को बचाने में पुतिन कुछ नहीं कर पाए। मादुरो इंतजार में केवल आसमान ही ताकते रहे कि उनको मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिली। मादुरो कैप्चर होते हैं, ये कुछ नहीं कह पाते। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका ने खुद रूस के एक जहाज को पानी में से पकड़ लिया, रूस उस पर भी कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आंखों के सामने रूस के पावर के घटने के प्रमाण बनती है, और यही बड़ा कारण भी है कि वर्ल्ड जो पहले बाइपोलर हुआ करता था वो यूनिपोलर की तरफ शिफ्ट हुआ। भारत जैसे देशों के पीछे हमेशा रूस खड़ा रहा है जब भी कभी 2 पार्टी सिस्टम बनने लगे हैं।
रूस का इस तरह डिके होना, भारत जब भी, चाहे रशिया पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति रही हो या भारत की इंटरनेशनल जब भी स्थितियां रही हो, रूस हमारे साथ ऑल वेदर फ्रेंड बनकर रहा। लेकिन अब इंडिया को भी अपना स्टैंड लेने में सोचना पड़ रहा है कि जब तुम ही नहीं ले पा रहे हो स्टैंड, तुम तो खुद लीडर हो, हम तुम्हारे दम पर कोई फैसला ले लें और तुम हमें बीच में खड़ा छोड़ जाओ। यह स्थिति पुतिन के साथ हुई है, क्योंकि पुतिन ने तीन तीन देशों को बीच में छोड़ दिया है। और इसी कारण से लगातार लगातार सवाल बन रहे हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को यूनिपोलर बना दिया है, या तो माई वे और अदरवाइज नो वे। अमेरिका अब वो सुप्रीम पावर बनकर निकला है जिसके सामने कोई देश कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। सबको दिख रहा है कि संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, सबको दिख रहा है कि एक वर्ल्ड लीडर को उठा दिया गया है। यदि ये स्थितियां रूस के मजबूत होने के समय रही होती तो शायद ये स्थितियां बनती ही नहीं। रूस का मजबूत होना होता, या दुनिया में कोई भी एक देश, चाहे वो भारत ही होता, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति में होता, ट्रेड के अंदर वो किसी भी प्रकार से नेगोशिएटिंग मुद्रा में होता, तो वो निश्चित ही इस स्थिति को रोक सकता था। लेकिन साथियों, मोनोपोली ताकत में कितनी खतरनाक होती है, या एब्सोल्यूट पावर जो हेजिमनी तक पहुंचती है, वो कैसी होती है, दुनिया ने वो देखा। रशिया ने कंडेम किया। रशिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टेटमेंट आया कि साहब ये गलत है, हम इसकी बहुत भत्सरना करते हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से लेटर भी जारी किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को भेजे कि साहब ये जो आपके यहां पर सुप्रीम लीडर के साथ हुआ, मेरी सिंसियर सिंपैथी है उनके परिवारजनों के साथ। सर, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी, चाहिए था कि अब तक तो आप अपना S-400 500 लेकर पहुंच जाते और न्यूक्लियर बम तैनात कर देते, तब जाकर के दुनिया में युद्ध रुकते, ताकत को ताकत रोकती। लेकिन आपने वो स्टैंड नहीं लिया। खैर, इन्होंने अपने स्तर पर फोन पर बातचीत की है। इसी बीच में यूएस ने, मतलब ये रशिया जो है, ये लगातार टेलीफोनिक बातचीतों में ही बिजी है। यूएई के साथ भी इन लोगों की बातचीत चल रही है कि भैया बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के पुतिन का मामला खत्म। ऐसे में इनके ना सपोर्ट करने के रीजन में सबसे बड़ा कारण कि साहब वो यूक्रेन से युद्ध कर तो रहा है, वो खुद की समेट ले वही बहुत है। फिर वो अमेरिका को साधने में जुटा है, उसके एसेट फ्रीज हो रखे हैं, वो छूट जाएं, वही बहुत सही रहेगा। इजराइल के साथ भी अपने व्यवहार भाई साहब खराब नहीं करना चाहते। जो भी हो, कुल मिलाकर के पुतिन का सक्षम ना रहना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। खैर, इनके बीच में चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया ने अब इन्हें पावरहीन और इन्हें अत्यधिक पावरफुल होता देख लिया है। इस बीच में जो भी है, रूस से आगे बढ़ते हुए, हम अगला नंबर रूस का हो इसके बारे में बढ़ते हुए अब हम शी जिनपिंग की यात्रा करते हैं, चीन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दुनिया में जब ईरान पर पाबंदियां लग रही थी, जब ईरान के ऊपर कहा जा रहा था कि तुम अपना तेल नहीं बेच पाओगे, तब चाइना बाहर निकल कर आया और इसने 25 साल के लिए $400 बिलियन की डील की और कहा कि ईरान पर जिसको प्रतिबंध लगाने हैं लगाओ, मैं ईरान से तेल खरीदूंगा। आज भी ईरान का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला अगर कोई देश था, भारत रुक गया, लेकिन चाइना लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा। 25 साल का कॉपरेशन 2021 में इन्होंने साइन किया। अब 2026 के अंदर भी अगर डेटा देखें तो आप पाएंगे कि चाइना ईरानी ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। मतलब ऑयल एक्सपोर्ट जो चाइना को होता था वो प्रतिदिन 1.38 मिलियन पर डे होता था। आप सोचकर देखिए कि मतलब चाइना जो है वो मोर देन 80% ईरान का जो तेल है जो समुद्र के माध्यम से बिक रहा था वो चाइना जा रहा था। इसका मतलब यह समझा जाए कि चाइना आज भी ईरान से तेल खरीदकर उसे यह विश्वास दिला रहा था कि हमें अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है। ईरान, चाइना, रशिया होल्ड नेवल ड्रिल इन नॉर्थ इंडियन सी। यह थोड़े दिन पहले भी हुआ और कुछ दिनों पहले भी हुआ। अभी एक खबर और निकल कर आई थी जब चाइना ने ईरान में अपने ड्रोन भेजे कि साहब हमारे ड्रोन का आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये सारी बातें रखी रह गई। सारे की सारे वो हथियार जो कभी चाइना ने ईरान को दिए थे, HQ-9 करके जो हथियार था, जो कि S-400 जैसा